हेलो, वेलकम, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की एक अगली नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जो आप लोग देखिएगा, जैसे कि श्रृंखला जो स्टार्ट है, इसी क्रम में हम लोग आज की वीडियो में सीटेट एग्ज़ाम में जितने भी प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं उसको हम कवर करने की श्रृंखला चला रहे हैं, जिसमें आपका 1 to 5 याद रखिएगा। जो प्राइमरी लेवल का मैथ का जो आपका पेपर है, मैथ के पेपर में जो ये पेपर की श्रृंखला मैं ले रहा हूं दोस्तों, ये आपका 2024 में जो गर्मी अर्थात जुलाई में 7 तारीख को जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, उसी एग्ज़ाम का ये प्रश्न है। और पूरे मैथ के हम 30 प्रश्नों को कवर करेंगे। और इसमें आप लोग देखिएगा कि सबसे पहले इसमें कितने प्रश्न हैं जिसका आपको आंसर आ रहा है, और कमेंट बॉक्स में आप हमको बताइएगा, ठीक ना। चलिए, यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। आपको बता दूं दोस्तों, 31 से लेकर 60 तक के प्रश्न जो होते हैं प्राइमरी लेवल में, ये मैथ के पेपर होते हैं। और याद रखिएगा, इस प्रश्नों को कैसे किया जाता है। इसमें कुछ पेडागोजी के होते हैं, कुछ आपके थोड़े से कंसेप्ट के लेवल के होते हैं, जो कि आपके प्राइमरी लेवल के पूछे होते हैं। इसमें देखिएगा, जैसे पेडागोजी से संबंधित ये प्रश्न है कि गणित की कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत भिन्नता की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आकलन तकनीकी उपयुक्त नहीं होगी। तो याद रखिएगा, जो गणित की कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत भिन्नता की पहचान के लिए कह रहा है दोस्तों, तो व्यक्तिगत भिन्नता की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आकलन तकनीकी उपयुक्त नहीं होगी। सबसे पहले मैं बता दूं, जब ये प्रश्न बना हुआ था उस समय के जितने भी टीचर थे जो कि ऑनलाइन टीचिंग कराते हैं, चाहे वह यूट्यूब हो या अन्य सोशल मीडिया अकाउंट हो, वहाँ पे ऐप के माध्यम से जो जहाँ भी लोग पढ़ाते हैं, तो बहुत ऐसे टीचर हैं जिन्होंने योगात्मक आकलन कहा है, लेकिन योगात्मक आकलन इसका आंसर नहीं है। मैं सभी चीज़ों को डिस्कस करके ही बताऊंगा आपको कि इसका जो आंसर है दोस्तों, वह है समकक्षी आकलन। क्या है दोस्तों? समकक्षी आकलन है। और समकक्षी आकलन में आप लोग जब इसको ध्यान से देखिएगा तो आपको मिलेगा कि जो व्यक्तिगत भिन्नता होती है, व्यक्तिगत भिन्नता पहचान, मतलब किसी भी बच्चे के आप लोग पहचान नहीं कर सकते, किसका व्यक्तिगत भिन्नता का पहचान नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जैसे यहाँ पे देखें, योगात्मक आकलन जो होता है वह बच्चे के बच्चा जो सीखता है, जो कुछ भी चीज़ें धीरे धीरे वह सीखता है, उसका इसमें अध्ययन किया जाता है। लेकिन जो समकक्षी आकलन है, समकक्षी आकलन का मतलब होता है कि कक्षा में जो निवास करने वाले बच्चे होते हैं, जो जितने भी एक कक्षा में, एक कक्ष, एक सैमपट के नीचे, एक कक्षा क्लास के नीचे जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, उसमें आप एक दूसरे बच्चे की आप डिफरेंस और कल्पना नहीं कर सकते, मतलब उनका एक दूसरे से कंपैरिजन अर्थात तुलना नहीं कर सकते हैं। तो जो आकलन करने का तकनीक है, वह आप योगात्मक आकलन कर सकते हैं, बात सही है, रचनात्मक आकलन कर सकते हैं, नैदानिक आकलन कर सकते हैं, लेकिन आप समकक्षी आकलन नहीं कर सकते। अर्थात एक ही कक्षा में निवास करने वाले जितने भी बालक हैं, एक दूसरे में आप तुलना नहीं कर सकते। यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नहीं पूछा है ना, तो नहीं का नहीं होगा, तो समकक्षी आकलन नहीं होगा। ये सब आकलन हो सकते हैं। आप भी सोचिएगा, आपके माइंड में बात ही आएगी। योगात्मक आकलन किसी भी परिस्थिति में इसका आंसर नहीं होगा। होगा तो होगा समकक्षी आकलन। समकक्षी आकलन वो आकलन होता है कि एक ही कक्षा के नीचे प्रवेश करने वाले जितने बालक होते हैं, उनके अंदर आप तुलना कीजिए, एक दूसरे से तुलना कीजिए। कभी भी आपका एनसीपी हो गया या कोई भी चीज़ आप पढ़िएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जितने भी बातें कही गई हैं, उसमें ये बात कहीं नहीं कही गई है कि आप बच्चा को एक दूसरे के साथ तुलना कराइएगा, एक दूसरे के साथ आप उसका बंटवारा करिएगा कि यह इस ग्रुप का बच्चा है। आप कभी भी बच्चे को बांट नहीं सकते, एक दूसरे से तुलना नहीं करा सकते। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपका 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 32 नंबर क्वेश्चन इसी तरह प्रश्न का लेवल बना होता है। और 32 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन दशमलव की अवधारणा को समझाने के लिए सबसे उचित है। तो क्या है कि जो सबसे उचित है, ये देखिएगा, संख्या चार्ट के माध्यम से दशमलव अवधारणा को समझ सकते हैं आप, कि टेलर का गिनतारा के माध्यम से समझ सकते हैं, कि आपका डायनिक्स ब्लॉक्स के माध्यम से समझ सकते हैं, कि ग्राफ पेपर के माध्यम से समझ सकते हैं। मैं बता दूं, इसमें भी कितने लोग होंगे जो ग्राफ पेपर को भी आधार मानेंगे, कितने लोग होंगे कि डायनिक्स ब्लॉक्स को मानेंगे। तो याद रखिएगा, मैं बता दूं, आयोग ने भी ऑप्शन नंबर बी को माना है। बी का जो आंसर है, ऑप्शन है, वो आपका सही होगा। केवल आपका ऑप्शन नंबर बी जो एक में मिल रहा है, यही ऑप्शन सही है। आयोग ने भी इसी को आंसर माना है। क्यों माना है, याद रखिएगा। यहाँ पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन दशमलव की अवधारणा को समझाने के लिए सबसे उचित संसाधन है। तो डायनिक्स ब्लॉक्स है। आप लोग इसको याद रखेगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन लॉजिक का प्रश्न है, जो कि पेडागोजी से आधारित है। और इसमें आप लोग देखिएगा तो आपको इसमें चीज़ें मिलेगी। यहाँ पे देखिएगा, एक कक्षा की बात कर रहा है कि एक कक्षा में विद्यार्थी प्रतिशतता छूट पर आधारित प्रश्नों को हल कर रहे हैं।
ठीक ना, छूट के पर आधारित जो प्रश्न है उसको हल कर रहे हैं। और एक प्रश्न में विद्यार्थियों को प्रत्येक मोटरसाइकिल पर 8% छूट के साथ 2 मोटरसाइकिलों के मूल्य का परिकलन करने की आवश्यकता है। एक समूह के दोनों मोटरसाइकिल के कुल मूल्य का परिकलन करता है और फिर कुल मूल्य में से 16% काट लेता है। इस समूह द्वारा प्रयोग की गई यह विधि क्या सत्य है कि गलत है? सबसे पहले आप इसको बताना है। जैसे कि कोई कक्षा है और उस कक्षा में बालक हैं और उस बालक को बताया गया है कि एक बाइक पे कितने की छूट है दोस्तों? 8% की छूट है। तो एक समूह है, उसमें वह क्या करता है कि वह 2 बाइकों का परिकल्पना करता है और पूरे परिकल्पना में से वह 16% काट लेता है। तो क्या ये बात सही है? आपको समझना पड़ेगा, आप लोगों को ये लॉजिक सीखना पड़ेगा कि लॉजिक क्या कर रहा है। आप लोग कितने लोग होंगे जो कहेंगे कि सही है, लेकिन बिल्कुल सही नहीं है। आप प्रत्येक बाइक का अलग अलग छूट निकाल के ही उसको आप लोग कैलकुलेशन करिएगा, नहीं तो वह मान में डिफरेंस होगा। बिल्कुल बात समझिएगा। तो क्या होगा दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर 3 देखिए ना, ये ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है कि यह प्रक्रिया गलत है क्योंकि उन्होंने कुल मूल्य से 8% की जगह कितनी काट दिया है? 16% की छूट काट दी है। ये बात याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। ये बात सही नहीं है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अवरोही क्रम में दर्शाना है और ये भिन्न है। भिन्न क्या होती है? जिसको P/Q के रूप में आप लोग लिखिएगा, उसी को भिन्न बोलते हैं, अर्थात जिसको बटा में हम लोग लिख सकें दोस्तों, ठीक ना। अवरोही और आरोही 2 प्रकार की भिन्न होती है और आरोही का मतलब होता है बढ़ता क्रम और अवरोही का मतलब होता है घटता क्रम, याद रखिएगा। तो यह जो आपका 4 अंक दिया है, 4 भिन्ने दिए हैं और इसको किस में दर्शाना है? इसको दर्शाना है अवरोही क्रम में। आप कैसे इसको निकालेंगे? याद रखिएगा, सबसे आसान तरीका क्या होता है? आसान तरीका यही होता है कि यहाँ पे भी आप लोग 0 लगा लीजिए, यहाँ भी 0 लगा लीजिए और एक 0 यहाँ भी बढ़ाइए और एक 0 यहाँ भी बढ़ाइए और इस नीचे से ऊपर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दशमलव में आपका आएगा और जितना मान आएगा उसी क्रम में आप लोग सजा लीजिएगा, ठीक ना। एक तो प्रक्रिया ए है और दूसरी प्रक्रिया मैं आपको बता दूं, काफ़ी अच्छी प्रक्रिया वो भी है। जैसे 1/9 लिखा गया, 1/21 लिखा गया, फिर इसके बाद अगला क्रम में 3/7 लिखा गया और इसके बाद 12/63 लिखा गया। जब कभी आपको ऐसे मिले तो आप सभी का हर बराबर कर लीजिए। सभी का आप हर बराबर करिएगा तो औसत निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लॉसो निकालना पड़ेगा। जब आप लॉसो निकालिएगा तो देखिए लॉसो आपका क्या हो जाएगा? 63 हो जाएगा, क्योंकि सभी में 63 अन्य कॉमन है, ठीक ना। यहाँ पे देखिएगा 7 9 63 और 21 से भी आप करिएगा तो 21 63 हो जाएगा और 9 7 63 हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जब आप इसको इस क्रम में दर्शाएंगे दोस्तों तो आपको मिलेगा, यहाँ पे देखिए मैं बता रहा हूँ, 1/9 और गुणा के 63। यहाँ पे इसको दर्शाइएगा, होगा 1/21 गुणा के 63 और इसको आगे देखिएगा 3/7 और गुणा के 63 और इसको और क्रम में आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों कि 12/63 और गुणा के 63, इस क्रम में दर्शाइएगा। तो जब आप लोग कहीं भी कभी भी इस क्रम में आप लोग इसको दर्शाइएगा तो दर्शाने के बाद आपको चीज़ें जो कट पीट के एक चीज़ में आती है ना, तो आपको इसमें आप ध्यान दीजिएगा तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा? आप जैसे देखिए यहाँ पे इसका मान देखिए कि 9 7 63, इसका मान 7 हो गया। यहाँ पे देखिए 21 3 के 63, इसका मान 3 हो गया। इसको देखिए 7 9 63, इसका मान 9 हो गया और इसके देखिए 1 एकम 1, इसका मान कितना हो गया? 12 हो गया। तो जब आप लोगों को पता है कि जब इस क्रम में आप लोग इसको दर्शाने का कोशिश करिएगा तो आपको चीज़ें मिलती रहती है। मिलने का मतलब ये होता है प्यारे, कहीं भी आप लोग देखिएगा ये चीज़ें जो होती हैं, यहाँ पे देखिए एक चीज़ डिफरेंस हो रही है दोस्तों। यहाँ पे आपका 1/21, हाँ सही है, इसी क्रम में रखा गया है। यहाँ पे 12/63 है, इसी क्रम में रखा गया है। तो जब इसको आप लोग लगाएंगे, इसको काटे पीटेंगे तो आपको मिलेगा। अभी ऐसी अगर इस क्रम को मैं ध्यान में ना दूं, इसी क्रम को ध्यान में दूं तो देखिए 9 का 10 में आप भाग दीजिएगा, 1 दशमलव कुछ आएगा। 21 का 10 में भाग दीजिएगा, ये आप लोग देखिएगा इसमें दशमलव बढ़ा के और आप कुछ 0 लगा के दशमलव का मान रखेंगे। 7 से 30 में भाग दीजिएगा, 7 3 21, 7 4 28, 4 दशमलव कुछ आएगा और 63 इसमें दीजिएगा तो 1 दशमलव इससे बड़ा होगा, इससे ये बड़ा होगा, 1 दशमलव कुछ नियर अमाउंट ज़्यादा आएगा।
तो आप लोग जब इसको देखिएगा तो 3/7 आपको सबसे पहले होगा, तो 3/7 ये आपका गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अब इन दोनों में देखिए, इसमें भी 3/7 है और इसमें भी 3/7 है। तो जब आप इस दोनों चीज़ों को देखेंगे, कवर करेंगे, तो 3/7 के बाद देखिए 12/63 आएगा कि 1/9 आएगा। तो आप लोगों को पता है ना कि जब 63 से इसमें भाग दीजिएगा तो उतना बड़ा 63 से 9 से 1 में भाग दीजिएगा तो 1.0 जैसे कुछ मान आएंगे, और इसे 63 से इसमें भाग दीजिएगा तो 1.0 नहीं आके कोई अंक आएगा, 1.1 आएगा। इसलिए आप लोग इसको देखिएगा, जब आप भाग देंगे तो आपको मिल जाएगा, यही आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से बच्चों के लिए कौन सा अधिगम अनुभव समाज तथा दैनिक जीवन में गणित के योगदान को प्रतिबंधित करता है। तो गणित का योगदान क्या है जो कि आपके समाज में दैनिक जीवन, दैनिक का मतलब होता है रोजमर्रा की चीज़ें में उसका आप यूज करते हो। यह कौन सा ऑप्शन है जिसमें आप रोजमर्रा की चीज़ों में यूज कर रहे हैं अपने गणित का, मैथमेटिक्स का। देखिए, औपचारिक और अनौपचारिक भाषा दोनों का उपयोग कर गणितीय विचारों को लिखित में संप्रेषण, लिखित में संप्रेषण जैसा कुछ बात नहीं है, गलत है। रोजगार के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में लोगों से मिलना तथा अन्वेषण करना कि वे अपने काम में गणित का प्रयोग किस प्रकार कर रहे हैं। चलिए, दैनिक जीवन में उत्पन्न डाटा को एकत्र करना, सुव्यवस्थित करना, निरूपित करना तथा प्रतिपादित करना। देखिए, ऑप्शन नंबर 3 से बड़ा बढ़िया और सुव्यवस्थित आपका कोई भी आंसर नहीं हो सकता। इसको आप लोग देखिएगा कि दैनिक जीवन में, देखिए यहाँ भी दैनिक जीवन की बात कर रहा है, दैनिक जीवन में, और यहाँ भी कर रहा है दैनिक जीवन में। कहाँ पे बच्चा एक्टिव रह रहा है, इसी पे रह रहा है। तो आपका 35 का ऑप्शन नंबर 3 आदि करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की बात देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित में से क्या गणित की एक प्रयोगशाला की विशेषताओं को निरूपित करता है। तो जो गणित की प्रयोगशाला की विशेषताओं को निरूपित करने वाला इसमें कौन ऑप्शन है। यह अनौपचारिक अन्वेषण के द्वारा गणित में आनंद लेने का स्थान होता है गणित प्रयोगशाला, कि यह प्रयोगों द्वारा गणितीय प्रमेय को सिद्ध करने के अवसर प्रदान करता है। ये भी बात बिल्कुल सही है। यह कंजेक्चर बनाने की जाँच करने और देखे गए पैटर्न का सामान्यीकरण करने के अवसर प्रदान करता है। ये भी बात सही है। और यहाँ पे देखिएगा, यह विद्यार्थियों को गणित के ज्ञान का आकलन करने के तदनुसार उसको ग्रेड देने का क्रिया किया जाता है। बच्चा को कभी ग्रेड नहीं देना है। ग्रेड जो है ना, यह निगेटिव टैग वर्ड है। बच्चा को कभी आप ग्रेड दे के बच्चे को सुव्यवस्थित तरीके से ऐसे आप लोग नहीं कर सकते हैं। ये बात को आप लोग याद रखेंगे, इस बात को आप लोग समझेंगे, ठीक ना। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी भी बच्चा को ग्रेड नहीं देना है। ग्रेड जैसी समस्याओं को बच्चों को परिकल्पित नहीं करना है। यहाँ पे देखिए, बच्चा को आप अवसर प्रदान करेंगे, यहाँ भी बच्चा को आप लोग अवसर प्रदान करेंगे। आनंद देने के लिए आप लोग ऐसा कुछ चीज़ें नहीं आएगा आपको। दोस्तों याद रखिएगा, जो बी और सी याद रखिए कहाँ पे मिल रहे हैं, ऑप्शन नंबर 4 में मिल रहे हैं। 4 वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए, 1 करोड़ है तो याद रखिएगा, आपको मैं बता दूं 10 लाख बराबर होता है 1 मिलियन के। कितने के बराबर होता है दोस्तों, 10 लाख बराबर होता है 1 मिलियन के। ये बात आप लोग याद रखिएगा। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 1 करोड़ में कितने लाख होंगे। 1 करोड़ में होंगे 10 लाख, 100 लाख, याद रखेंगे 100 लाख। तो 10 लाख में 1 मिलियन, तो 100 लाख में कितने मिलियन, 10 मिलियन। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि किसी सप्ताह में एक दंत चिकित्सालय में मरीज की संख्या इस प्रकार थी। आपको पता है, जैसे देखिए कोई दांत का हॉस्पिटल है और दांत के हॉस्पिटल में जो मरीज हैं वह इसी क्रम में आए हुए हैं कि सोमवार को 25 मरीज आए, मंगलवार को 38 मरीज आए, बुधवार को 45 मरीज आ गए, बृहस्पतिवार को 18 मरीज आ गए, शुक्रवार को 36 मरीज आ गए और शनिवार को 39 मरीज आ गए। यही मरीजों का क्रम है जो इतने मरीज प्रत्येक दिन को आए हुए हैं। और इसी प्रकार आपको ये डाटा दे रहा है और डाटा में कह रहा है कि आंकड़ों का परिसर 27 है। गलत कथन को चुनना है कि गलत कथन क्या है। देखिए परिसर कैसे निकाला जाता है, सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा। परिसर निकालने का तरीका होता है कि सबसे बड़ी संख्या जो होती है ना, उसमें से सबसे छोटी संख्या को माइनस कर लेते हैं और इससे हम लोग निकाल लेते हैं परिसर। देखिएगा सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है, आपको क्या दिख रहा है, देखिए ना सबसे बड़ी संख्या आपको दिख रही है क्या है, 45 है। चलिए बड़ी संख्या मैंने लिखा 45। छोटी संख्या क्या है इसमें, छोटी संख्या है आपका 18। चलिए मैंने छोटी संख्या को लिख लिया 18। इसी क्रम में तो हम निकालेंगे, जब बड़ी संख्या ये हो गया आपका 45, छोटी संख्या हो गया 18, ठीक ना। तो जब आप लोग इसको देखिएगा तो बड़ी संख्या में से अब हम घटाएंगे क्या, छोटी संख्या को, ठीक ना। तो छोटी संख्या को घटाएंगे तो 15 में से 8 को घटाएंगे तो 15 में से 8 जा, 8 7 15, 7 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 3 में से 1 जा हो जाएगा 2। तो मतलब आंकड़ों का परिसर 27 है, बात सही है।
अधिकतम दिनों में मरीजों की संख्या 30 है। चलिए 39, ये भी 30 से ज़्यादा है। 36, ये भी 30 से ज़्यादा है। 45, ये भी 30 से ज़्यादा है। 38, ये भी 30 से ज़्यादा है। तो अधिकतम 3 में मरीज 30 से ज़्यादा है, बात सही है, तो गलत होगा नहीं। सोमवार और बुधवार को मरीजों की संख्या का अंतर 20 है। सोमवार को कितने मरीज हो रहे हैं? 20 हो रहे हैं। बुधवार को कितने मरीज हो रहे हैं? 45 हो रहे हैं। तो 45 में से 20 को जब आप घटाइएगा तो 5 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा बुधवार को, सोमवार और बुधवार के मरीजों की संख्या का अंतर 20 है। चलिए देखिए, आप लोग इसको देखिएगा। सबसे पहले प्यारे हम क्या करेंगे, बुधवार को मरीजों की संख्या हो गई आपका 45 और सोमवार को मरीजों की संख्या हो गई 25। 20 तो होगा नहीं, क्या होगा? 25। तो 5 में से 5 घटाएंगे हो जाएगा 0, और 4 में से 2 घटाएंगे 2, अर्थात 20 है। ये भी बात सही है, याद रखिएगा। अब एक ही बात बच रहा है कि मरीजों की कुल संख्या कितनी है, और जब आप जोड़िएगा तो मैंने जोड़ रखा है, इसको मान होगा 201, जो कि आ रहा है 200। यही आपका गलत हो जाएगा, गलत कथन चुनना है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किन भारतीय गणितज्ञों को संख्यात्मक विश्लेषण के संस्थापक के रूप में माना जाता है? ये जितने भी गणितज्ञों का नाम दिया गया है, रामानुजन, भास्कराचार्य, आर्यभट्ट और वराहमिहिर। याद रखेंगे, जो आप लोग देख रहे हैं, आर्यभट्ट जो है जीरो की खोज किए हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो याद रखिएगा, रामानुजन और आपका आर्यभट्ट, इसी का 2 ही आपका आंसर आपका करेक्ट होगा। सभी गणितज्ञ हैं, लेकिन संख्यात्मक विश्लेषण इन्हीं लोगों ने किया है। इन लोगों का नाम है रामानुजन और एक लोग का नाम है आर्यभट्ट। पहला और चौथा जिसमें मिलेगा वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 4 वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक अंडे का द्रव्यमान कह रहा है कि एक अंडा है जो प्यारे, इसका द्रव्यमान है 65 ग्राम। क्या है? 65 ग्राम है। जो अंडे का द्रव्यमान कितना है? 65 ग्राम है। तो 2 दर्जन अंडों का द्रव्यमान ज्ञात करना है। याद रखिएगा, सबसे पहले आप लोग आंकड़ा को देखेंगे, 2 दर्जन बराबर कितना अंडा होगा? 1 दर्जन में 12 अंडा, तो 2 दर्जन में 12 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा? 24 अंडा हो जाएगा। अब क्या करिएगा, एक अंडा का जो ग्राम है 65 ग्राम का है, तो 24 अंडा कितने ग्राम का होगा? तो 65 में 24 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जितना आएगा 25 25 को 5, हासिल लोगो 2, 5 6 का 30, 2 कितना हो जाएगा? 32, और इसके बाद 5 दूना के 10 को 0, हासिल लगा आपका 1, और 6 दूना 12 1 13, कितना हो जाएगा? 13। आप इसको जोड़ दीजिएगा, 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, 1625 हो गया। ये क्या हो जाएगा? ग्राम हो जाएगा। तो 1625 ग्राम दिया नहीं, दिया है केजी में। और केजी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आपको पता है कि 1 केजी में होता है 1000 ग्राम, और 1000 से हम लोग भाग देंगे, और जब 1000 से भाग देंगे तो 1 जब इसको आप लोग देखिएगा तो आपको यही मिलेगा 3 3 6 2 5। मल्टीप्लाई तो सही है, इसमें कहीं ना कहीं आपका मल्टीप्लाई में डिफरेंस आता है। 25 25 को 5, हासिल 2, 6 5 30, 6 5 यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, याद रखिएगा, मैं आपको बता दूं 25 का नहीं गुणा करना है, 24 का गुणा करना है, क्योंकि यहाँ पे 24 है मान, याद रखेंगे, सॉरी। 5 चौक को 20 को क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और हासिल हो जाएगा आपका 2, और इसके बाद 6 चौक को 24, 6 चौक को 24, और 2 क्या हो जाएगा? 24 25 26, कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। अब इसको जोड़िएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 0, यहाँ पे हो जाएगा 6, और यहाँ पे हो जाएगा 5, तो आपको 5560 हो जाएगा। और इसी को आप लोग रखिएगा तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, 1.56 केजी। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा, ये ग्राम को हमने 1000 से भाग देके केजी में बदल दिया है, इसलिए ये वाला मान गलत हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। सॉरी, जो मल्टीप्लाई में थोड़ा दिक्कत हुआ, इसको आप ध्यान देंगे, ठीक ना। चलिए, यहाँ पे दिया है कि सौम्या है, एक लड़की है, एक औरत है, जिन्होंने 13/1/1992 को ये नौकरी ज्वाइन लेती हैं, और 31/3/2023 को यह नौकरी से सेवानिवृत्त हो जाती हैं, रिटायर हो जाती हैं। तो उसकी नौकरी की अवधि कितनी थी, यही आप लोगों को बताना है दोस्तों। तो क्या करिएगा, 31/3/2023 ऊपर लिखेंगे, आज के डेट में से वो डेट घटाना होता है, और 13/1 और 1992 को क्या कर लीजिएगा? घटा लीजिएगा। जब इसको घटाइएगा तो आपको क्या मिलेगा, वही चीज़ आपको कर देना है। देखिए, 3 में से 2 जा 1 हो जाएगा, 12 में से 9 जा 3 हो जाएगा, ये सभी माने 0 हो जाएगी, मतलब कुछ नहीं होगा। 3 में से साल से साल को घटाते, महीने से महीने को घटाते, डे से डे को घटाते, दिन से दिन को घटा लेते हैं। तो 3 में से 1 जा कितना हो जाएगा? 3 में से 1 जा 2 हो जाएगा,
और देखिए 31 हो गया, 11 में से 3 जा 8 हो गया, और यहाँ बचा 2, 2 में से 1 जा 1 हो गया। देखिए यह कितना साल नौकरी की है, 31 साल 2 महीना और 18 दिन का इन्होंने पूरे जॉब किया है। 31 साल 2 मास और 18 दिन, ये आपका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, जो आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। इस तरह आप लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। यह पूछा हुआ प्रश्न है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर से जरूर आप लोग लाइक कर लीजिए। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज है। आपको पता है कि त्रिभुज के 3 आप लोगों की भुजा होती है, और तीनों भुजाओं का योग होता है 180 अंश, ठीक ना। प्रत्येक भुजा को 60 अंश माना जाता है। समबाहु त्रिभुज में ऐसे होता है, तो 60 गुणे 3 भुजा मतलब कितना हो गया, 180 हो गया, ठीक। तो इस त्रिभुज के 2 कोणों का मान दे दिया है प्यारे। एक कोण का मान 50 और एक कोण का मान 30। 50 30 कितना होता है, 80 हो जाता है, आपको पता है। और पूरा मान होता है 180। 180 में से आप लोग 80 को घटा दीजिएगा। तो जब 180 में से 80 को घटाएंगे तो आपको कितना अंश बचेगा, 100 अंश बचेगा, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में मिल जाएगा। बिना सोचे समझे, बिना कुछ लावे लपेटे के आपका आंसर आ गया। चलिए यहाँ पे देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यह बच्चों के बारे में कहा है कि एनसीएफ 2022 जो बुनियादी स्तर के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा जो एनसीएफ 2022 ने अमूर्त गणितीय अवधारणा के शिक्षण के समय निम्नलिखित घटकों के महत्व पर प्रकाश डाला है। अमूर्त, अमूर्त का मतलब जो सामने न दिखे दोस्तों, और इसी के बारे में एनसीएफ 2022 में कुछ बातें कही गई है, और उस बातों को किस क्रम में सजोया गया है वो बातें नीचे दे दी गई है। कौन सबसे पहले होता है, कौन उसके बाद होता है, कौन उसके बाद होता है, कौन लास्ट स्टेप पर होता है, यही आपको बताना है। कैसे आप लोग बताएंगे, तो याद रखिएगा पहले लिखित चिन्ह होता है, बच्चे को दिखाया जाता है, कि अनुभव कराया जाता है, कि चित्र दिखाया जाता है, कि बोलचाल की भाषा कराई जाती है। याद रखेंगे। तो जब ये चीज़ें आएगा, सबसे पहले बच्चे को अनुभव कराते हैं, ऑप्शन नंबर ए वाला पहले होगा। फिर उसके बाद बोलचाल की भाषा बच्चे को सिखाते हैं 2 नंबर पे, और इसके बाद हम क्या करते हैं, बच्चों को चित्र दिखाकर सिखाने की कोशिश करते हैं 3 नंबर पे, और उसके बाद हम लोग 4 नंबर पे ए वाला काम करते हैं। मतलब कि आपका बी हो जाएगा, फिर सी हो जाएगा, फिर आपका डी हो जाएगा, और फिर आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चे को कहीं भी आप सबसे पहले क्या करेंगे, अनुभव कराएंगे, उसके बाद बोलचाल वाली भाषा को सिखाएंगे, उसके बाद बच्चे को चित्र दिखाकर सिखाएंगे, और लास्ट स्टेप होगा कि बच्चे को लिखित रूप से या लिखित चिन्ह को दिखाकर उसको समझाए बुझाएंगे। यही है एनसीएफ 2022, यही कहता है आपको, आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यह मिलान करना है। जो स्तंभ इधर ए दे दिया और इधर का स्तंभ ए दे दिया, इसको मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। देखिए श्यामपट्ट का एक फलक, श्यामपट्ट के कितने फलक होते हैं, 2। एक सामने दिखता है, एक पीछे छिपा होता है, याद रखिएगा। तो श्यामपट्ट का एक फलक कैसा होता है, 2 अंत बिंदु होते हैं, एक अंत बिंदु होते हैं, एक तल का एक भाग निरूपित होता है, दिखता है। यही बात सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 के साथ आप लोग चले जाइएगा। मतलब एक किससे जुड़ रहा है, 3 से जुड़ रहा है। ए वाला गलत हो जाएगा आपका पूरा, ए वाला आपका गलत हो जाएगा पूरा। अब देखिए आप इसको ऐसी तरीके से आप निकालेंगे तो आपका गलती नहीं होगा, इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ, ठीक ना। अब देखिए ए 3 के साथ गया। अब बी को देखते हैं कि बी किसके साथ जा रहा है। तो जब आप बी को देखेंगे कि बी किसके साथ जा रहा है, तो आप देखिएगा एक रेखा का क्या होता है, एक रेखा का 2 अंत बिंदु होते हैं, एक अंत बिंदु होते हैं, कि निश्चित लंबाई नहीं होती है। तो जब आप इसको देखेंगे तो एक रेखा की क्या होती है दोस्तों, निश्चित लंबाई नहीं होती। जितना आप उसको बढ़ाइएगा ना उतना बढ़ जाएगा। मतलब बी का क्या हो गया, चौथा, और यहाँ पे देखिएगा जब बी का चौथा हो गया तो इसी को सही मान लीजिएगा, यही आपका सही है, आयोग ने भी इसको सही माना है। और सी का क्या हो जाएगा, एक किरण के एक अंत बिंदु होते हैं और एक रेखाखंड के 2 अंत बिंदु होते हैं। आप लोग याद रखिएगा, एक रेखा बिंदु यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ पे ख़त्म होती है, इसको एक और इसको बी मान लेते हैं, यही 2 बिंदु होते हैं। इसी क्रम से आप लोग दर्शाइएगा, यही है आपका आंसर। चलिए यह दिया है आपका, इकाई में दिया है कि इकाई को कैसे हल करते हैं। देखिएगा 22 हेक्टोमीटर और 8 डेसीमीटर, ठीक ना, डेकामीटर जिसको बोलते हैं, इसको हेक्टामीटर और इसको डेकामीटर, तो याद रखिएगा। तो 22 हेक्टामीटर और 8 डेकामीटर बराबर कितना होता है, याद रखिएगा। मीटर में इसको दर्शाना है। तो 22 हेक्टामीटर बराबर 1 हेक्टामीटर बराबर 100 मीटर के, 1000 मीटर के, 100 मीटर के, सॉरी याद रखिएगा 100 मीटर के, और
याद रखिएगा 1 डेकामीटर बराबर कितना होता है, ए बराबर होता है आपका 10 मीटर के। तो 10 मीटर के, तो यहाँ पे 8 डेकामीटर दिया तो यहाँ इसका मान हो गया 80, और यहाँ पे 22 दिया तो इसका मान हो गया 2200। तो याद रखिएगा 2200 में 80 जोड़िएगा, 2200 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। 45 का ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखेंगे और समझेंगे। इस वाले प्रश्न की बात करेंगे। इस वाले प्रश्न को आप लगाइएगा, बहुत आसान है। इतना इसमें आपको आसानी तरीके से मिल जाएगा कि जो आप देखिएगा, मैं आपको इसको बता दूं, 46 का आप लोगों का जो ऑप्शन है 4 वाला सही है, क्योंकि इसमें सभी सही हैं। केवल डी को छोड़ाकर, ए वाला ऑप्शन को छोड़ाकर सभी सही हैं। बस मान को पक्षांतर करना है, ये आप लोग इसको देखिएगा, ठीक ना। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन की बात करें। इसको मैं क्यों नहीं देख रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, वीडियो लंबी हो रही है क्योंकि ये वीडियो आपका ख़त्म हो चुका है। केवल आपको प्रश्नों का लेवल देखना है, इसलिए मैं इस चीज़ को जल्दी तरीके से चल रहा हूँ। देखिए एक संख्या है, जिस संख्या का नाम है 1233,210 भागा भैया है 5555। जब इसको आप भाग दीजिएगा तो देखिएगा आपका आएगा 222, और 222 में से इधर 222 घटाना है। तो जब 222 में से 222 मतलब उसी राशि में से उसी राशि को घटाते हैं तो मान बदल जाता है, 0 हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। अब 48 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संख्या के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सभी धनात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्याएं हैं, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं, और सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, और सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो याद रखिएगा, चाहे आपका परिमेय संख्या हो चाहे आपका अपरिमेय संख्या हो, ये सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो सी और डी दोनों सही हो जाएगा। और सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं, ये भी बात सही हो जाएगा। लेकिन सभी धनात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं है, इसलिए बी सी डी जो सही है ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। लेकिन जब आयोग ने इसको माना था प्यारे, तो आयोग ने ऑप्शन नंबर किसको सही माना था, केवल सी को माना था। लेकिन इस पर सबको कॉमन नंबर मिले थे। ये बात को आप लोग याद रखिएगा, इस बातों को समझिएगा, ठीक ना। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि गणित के उन स्तरों में पदानुक्रमित है जो कि तार्किक रूप से व्यवस्थित है के लिए निम्नलिखित में से कौन से सही उदाहरण हैं। तो इसके उदाहरण बताने पूर्णांकों की अवधारणाओं को संख्याओं के गुणन और भाग की अवधारणाओं से पूर्व विकसित करने की आवश्यकता होती है। कि गुणन योग की अवधारणा का अनुपालन करता है, बिल्कुल करता है। जैसे मान लीजिए कि दू धन दू बराबर 6 है, तो इसी तरह दू का गुणा 3 बार कर दीजिए, 6 आ जाएगा। यही बात कर रहा है कि गुणन योग की अवधारणाओं का अनुपालन करता है। सही बात कह रहा है कि योग के अवधारणाओं का अनुपालन जो होता है गुणन करता है, बिल्कुल करता है। संख्या का बोध को योग और व्यकलन की अवधारणा से पूर्व विकसित करने की आवश्यकता होती है। ये भी बात सही है। आपका ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों गलत है, तो ये आपका बी और सी ए ही सही हो जाएगा, आयोग के आंसर के अनुसार भी और आप लोगों ने मेरे आंसर के अनुसार भी। ठीक देखिएगा 12,1300 प्लस 210 बराबर क्या होता है। देखिएगा 12,000, सबसे पहले ऐसे प्रश्न कई बार आए हैं, कैसे लगते हैं देख लीजिएगा। इसके बाद उसमें जोड़ना है 1300, ऐसे जोड़िएगा। अब देखिए कि 210 का मतलब होता है कि 210 का मतलब कि एगो 10 और प्लस के एगो 10 मतलब कितना हो गया 20। 210 का मतलब क्या हो जाएगा 20। इसी क्रम में आप लोग नहीं जानते तो जान जाइए और इसको प्लस कर दीजिए। और 0 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, 3 13,320 ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। इसी तरह लगाते हैं। कितने बच्चे 210 में गलत कर दिए होंगे कि 210 का मतलब होता क्या है भाई, ठीक ना। 210 का मतलब यही है, 20 से निकाल कर लगाइएगा। चलिए आगे देखते हैं। समीकरण पढ़ाते समय शिक्षिका अदिति हल वाले रैखिक समीकरण की अवधारणा को समझाती है। वह आगे पूछती है कि अगर हल दिया गया है तो आप कितने समीकरण बना सकते हैं। याद रखिएगा, कोई शिक्षिका है और वह समीकरण पढ़ा रही है और वह कह रही है कि जैसे कि द्वितीय समीकरण जैसे x + y = 5 ऐसे कर दिया, और जैसे कर दिया कि 9x + 2y = 10 ऐसे कर दिया, और कह दे कि इसका हल दिया है तो आप कितने समीकरण बना सकते हैं। तो याद रखिएगा कितने लोगों ने बताया है कि केवल एक ही समीकरण आप बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। आप कई समीकरण बना सकते हैं पक्षांतर कर करके। आयोग ने भी ऑप्शन नंबर 3 को सही माना है। आप लोग भी इसको ध्यान से देखिएगा, आपको यही मिलेगा।
चलिए आप बात करेंगे 52 नंबर क्वेश्चन की। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कक्षा 2 के अधिगमकर्ताओं के लिए आधारभूत सक्रियाओं के अभिकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। कक्षा 2 का बच्चा है और आधारभूत सक्रियाएं कर रहा है, तो उसके अभिकलन के लिए कौन सा सही है। इसमें बच्चे के अनौपचारिक कार्यनीतियों की विकसित करने की क्षमता समाकलित होती है। इसमें बच्चों के अनुमान लगाने की क्षमता समाकलित होती है। इसमें बड़ी संख्याओं के साथ परिकलन करने की क्षमता सम्मिलित होती है। तो याद रखिएगा, जब इसको आप लोग देखेंगे तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा। छोटा बच्चा है ना, कक्षा 2 का बच्चा है और वह अधिगम कर रहा है, वह सीख रहा है। तो कक्षा 2 का बच्चा है तो बड़ी संख्या के साथ परिकलन करने की क्षमता उसके अंदर नहीं है। क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो कि आपका चौथा में मिल रहा है। वह छोटा बच्चा है, छोटी बच्चे आप उसको सिखाएगा, अनुमान लगाने की कोशिश कराइएगा, उसको सिखाने की कोशिश करिएगा, उसको अवसर दीजिएगा, उसको समय दीजिएगा, उसको सीखने के पर्याप्त समय दीजिएगा, तो बच्चा सीखेगा, बच्चा सीखने में लीन होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि गणित की एक शिक्षिका कक्षा में विवृत एवं सविवृत वक्र की अवधारणा पर चर्चा कर रही है। विद्यार्थियों की बेहतर समझ के लिए वह 4 बिंदुओं के एक साथ उदाहरण देती है। अगर वक्र विवृत है तब 4 बिंदुओं की स्थिति क्या होगी। याद रखिएगा, तो जब इस चीज़ को आप लोग देखिएगा, मैं सबसे पहले बता दूं दोस्तों, इसका आंसर आयोग ने 1 को माना, सभी संरेखी होंगी, लेकिन इस पर कॉमन नंबर सबको मिला। ये कॉमन नंबर क्यों मिला, क्योंकि याद रखिएगा यहाँ पे समवृत्त की बात कहा है। समवृत्त में अगर 4 बिंदु हैं, ये 4 बिंदु हैं, तो चारों बिंदु कभी भी एक रेखा में नहीं हो सकती हैं। ये बिल्कुल सही बात है। तो याद रखिएगा, इसमें 3 क्या होंगी, इसमें 2 संरेखी होनी चाहिए, उसमें 3 संरेखी होनी चाहिए, उनमें से 3 असंरेखी होनी चाहिए। याद रखिएगा, जो ऑप्शन 1 आपका तो सही माना गया है, लेकिन इनमें से 2 संरेखी होनी चाहिए। कितने लोगों ने इसको माना है, लेकिन आयोग ने इसको माना था और इस पर बाद में कॉमन नंबर दिया था। विवादों के बीच ये प्रश्न बना हुआ था, आप लोग 1 को भी आंसर मान सकते हैं, ठीक ना। मुख्य उपागम जिसकी सलाह राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गणित के शिक्षण अधिगम को लेकर की गई थी, और वह क्या है दोस्तों, वह रचनात्मकवाद है। ऑप्शन नंबर 4 ये आप लोग याद रखेगा। यही है कि मुख्य उपागम सलाह जो थी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गणित शिक्षण अधिगम को लेकर रचनात्मकतावाद को लेकर इसमें परिकल्पना किया गया है। इसको आप लोग याद रखेंगे, समझेंगे, ठीक ना। चलिए यहाँ पे देखेंगे, यह रीजनिंग संबंधित एक प्रश्न है, और जब इसको आप लोग देखेंगे कितने का डिफरेंस है, डिफरेंस के बीचों में जब आप लोग इसको हल करिएगा, डिफरेंस निकालिएगा, 3 का 6 का इस तरह के डिफरेंस मिलेगा आपका। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, 61 आदि करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 का आपका पहला आंसर सही हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से गणित कक्षा में शिक्षक भिन्न भिन्न कोणों की अवधारणा को समझाता है, उसे यह अनुभूति होती है कि कैंची को समझाने के लिए सर्वोत्तम उदाहरण है। तो कैंची को आपको पता है ना, कैंची कैसी होती है। कैंची जो होती है, याद रखेंगे, इस क्रम में होती है। कैंची ऐसे ही क्रम में होती है, आप लोगों को पता है। तो कैंची को जब ऐसे हम कर दें दोस्तों, तो याद रखो ना, आप लोग इसको ऐसे देखिए ना, ऐसे देखिए ना, ऐसे देखिए। जब आप ऐसे देखेंगे तो आपको इसमें मिलेगा जैसे शीर्षाभिमुख कोण हो गया। इसमें जब आप लोग एकांतर कोण हो गया, तो इसमें जब आप लोगों को चीज़ों को आप थोड़ा बारीकी से देखने का प्रयास करिएगा तो आपको मिलेगा शीर्षाभिमुख कोण भी कैंची के उदाहरण है। और इसके बाद आपका कौन है दोस्तों, कोणों का जो रैखिक युगल है ना दोस्तों, ये भी क्या है दोस्तों, यह भी आपका शीर्षाभिमुख कोण जैसे ही यह भी कैंची के जो कटान बिंदु होती है उसका उदाहरण है। तो इसको आप लोग देखिएगा, कोणों का रैखिक युगल, ये रैखिक युगल हो गया। युगल का मतलब जोड़ एक जहाँ पे है, और शीर्षाभिमुख कोण, ये दोनों उदाहरण हैं। तो आपका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 56 का आपका सही हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। चलिए एक बात बहुत बढ़िया कह रहा है, 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो कि आपका समय बहुत ज़्यादा लेगा। देखिए एक व्यक्ति है जिसका व्यक्ति का नाम है राजू। चलिए राजू को मैंने ले लिया। राजू के पास 5 पात्र हैं। चलिए मैं 5 पात्र लेकर आपको दिखाता हूँ, और प्रश्न को आप पढ़ लेंगे, मैं आपको केवल बता रहा हूँ। तो 4 हो गए और एक पात्र ए हो गया, और पांचों पात्र 20-20 लीटर का है। कितने लीटर का है भैया, 20 लीटर का है। और 20 लीटर का है तो 5 पात्र है, तो इसमें किरोसिन तारपीन का तेल भरा है। तो 20-25 100 कितने लीटर हो गया, 100 लीटर इसमें तेल भरा है। अब वो कह रहा है कि इसमें से 5 लीटर वाले 10 बर्तन में वह तेल रख देता है,
5 लीटर वाला 10 बर्तन, मतलब 5 गुणे 10 बराबर 50 लीटर तेल वो रख दिया किसमें, 50 लीटर तेल वो किसमें रख दिया, 5 लीटर वाला डिब्बा में रख दिया। चलिए फिर आगे कह रहा है कि 2 लीटर वाले 10 बर्तन में, मतलब कि क्या कर दिया कि 2 लीटर वाला 10 बर्तन में, मतलब 10 दूना के 20 लीटर, कितना 20 लीटर तारपीन का तेल किस में रख दिया, 2 लीटर वाला डिब्बा में रख दिया। और कह रहा है कि वह अब 1 लीटर वाले डिब्बा कितना रखेगा तेल, मतलब कितना उसके पास तेल बचा कि वह 1 लीटर वाले में रख देगा। मतलब 1 लीटर और एक तेल, 1 लीटर का मतलब जैसे मान लीजिए जैसे 50 और 20 कितना हो गया, 70 हो गया। पूरा उसके पास कितना है, 100 लीटर तेल है, तो मतलब कितना लीटर बच रहा है, 30 लीटर। अब एक एक लीटर का कितना बंडल बना लेगा, 30 लीटर का 30 बंडल बनाएगा। तो यही पूछ रहा है कि 1 लीटर वाले बर्तनों की संख्या कितनी होगी, तो 1 लीटर वाले बर्तनों की संख्या भाई कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। इसको ध्यान से समझिएगा। चलिए अगला देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। आप इसको देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस अक्षर की कोई सममित रेखा नहीं है। तो जब सममित आप लोग देखिएगा, तो जब 58 नंबर का देखिएगा, सममित का मतलब होता है उसके समान, ऐसे याद रखो। तो आप देखिए सममित रेखा में ए को ए का ए सममित का ए हो गया, ये सममित रेखा हो गई। देख यम में भी देखिएगा, इसका जो हो गया ये सममित रेखा हो गई, इसका जो हो गया ये सममित रेखा हो गई। यक्स में भी देखिएगा, इसका ये सममित रेखा हो गई। लेकिन यल में बताओ ना भैया, यल में सममित रेखा दिख रही है क्या आपको? ये जो बड़ी रेखा है और ये जो है छोटी रेखा है, यल की सममित रेखा नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। जैसे जैसे हम लोग धीरे धीरे अंतिम रूप में आ रहे हैं, वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि बहुत काम की चीज़ें मैं लाता रहूँगा आपके लिए, और जो आपके एग्जाम में काफ़ी आपको सहायता प्रदान करेगी, और आपका यही चीज़ें आपको आगे एग्जाम क्रैक कराएंगी। ठीक ना। चलिए यहाँ पे देखिए कि मान दे दिया है कि इतना मान को कैसे आप हल करते हैं। याद रखिएगा जो ये पूरा मान है ना, इसी को बताना है, और इसको आप क्या मान लीजिए, यक्स मान लीजिए। क्या मानिए, यक्स मानिए। आप इसको ऐसे करिए, यक्स गुणे 123 बराबर 92 4 96, ये मान रखिए। आप क्या करिए, आप यक्स को इधर ही रखिए। अब क्या करिए, 92 496 और बटा के 123 कर दीजिए, और 123 से इसको भाग दे दीजिए। जब इसको भाग दीजिएगा तो आपको मिलेगा 752, और यहाँ पे 7 दिया है, 2 दिया है, और बीच में यही पूछ रहा है क्या होगा, तो इसमें 5 होगा। 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लगाइएगा, आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक ना। अब देखिए 60 नंबर क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, और आशा करते हैं कि पूरी वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुई होगी। कि ये अंक दिया है 2 2 4 5 1 6 अंकों का अंक दिया है, और कह रहा है कि इनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी 6 अंकों की संख्या का अंतर आपको ज्ञात करना है। सबसे बड़ी संख्या बनाए। सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए, 5 है, 1 है, 0 है, 3 है, और इसके बाद 9 है, और इसके बाद 6 है। सबसे पहले बड़ी बनाइएगा तो सबसे पहले बड़ी लिखिएगा, 9 हो गया। सेकंड नंबर पे 6 हो गया, फिर आपका 5 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर इसके बाद 0 हो गया। इसके बाद सबसे छोटी, इसी का उल्टा कर दीजिए, छोटी हो जाएगा 0 1 3 आपका 5 आपका 6 और आपका 9। अंतर का मतलब होता है घटाना। जब आप इसको घटाइएगा तो आपको मिल जाएगा, जब आप घटाइएगा तो आपको मिलेगा 10 में से 9 जा आपका 1 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 10, 10 में से 6 जा आपका 4 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका बचेगा 12, 12 में से 5 घटेगा 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बचेगा 4, 4 में से 3 जा आपका 1 हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोग देखिएगा, अब यहाँ पे जैसे आप लोग देखिएगा, यहाँ पे देखो ना, 1 4 7 1 क्या घटाना है आपका, ऑप्शन नंबर 1 ही आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका 8 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा। इसी क्रम में आप लोग इसको घटा लीजिएगा, यही क्रम आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। और इसी तरह आपके पूरे 60 प्रश्नों की श्रृंखला हुई ख़त्म। मैं हूँ अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी। और आज की वीडियो में अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को आप लोग ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अपने जैसे कुछ लोगों को शेयर करिए, जैसे